तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन वैसे सबने पहले इस टर्म को सुन रखा होगा, प्रिज्म के बारे में सुन रखा होगा कि प्रिज्म जो होता है वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो डेफिनेशन जो पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है वो डेफिनेशन भी कुछ उसी तरफ इशारा करती है कि एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे बाद में इसका क्या मतलब है। एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स, यानी कि जिन कलर्स से या जिन वेवलेंथ से वो बनी है उसमें वो टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो दूसरी डेफिनेशन है वो एक तरीके से इसका जो कॉज है, ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ उसको रिप्रेजेंट करने वाली डेफिनेशन है। तो दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे जो डिस्पर्शन के लिए दी जाती है वो ये कि वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट स्पीड विद वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट स्पीड विद वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है सेम मीडियम का, जो एक ही मीडियम है लेकिन वो डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन। अब ये जो लिखा गया है वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बदलता है, तो इसके लिए कॉची ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम बोलते हैं कॉचीज फॉर्मूला। कॉचीज फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है, फॉर वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल और मीडियम विद वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ में कैसे बदलता है। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया था और वो फार्मूला कुछ इस तरीके का है। तो एन लैम्डा यानी कि एन इज़ ए फंक्शन ऑफ लैम्डा, और ये फार्मूला है ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, जहाँ पे ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। और किस पे डिपेंड करते हैं, तो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि किस मटेरियल के लिए है ये। तो डिपेंड ऑन मटेरियल। तो जैसे एक लैम्डा वेवलेंथ की अगर लाइट है तो वो किसी मीडियम में तो उसका एन कुछ और होगा, किसी दूसरे मीडियम में उसका एन कुछ और होगा यहाँ पे। तो वेवलेंथ पे भी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑल्सो, डिफरेंट मीडियम के लिए। जो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में रख के कैलकुलेट करोगे तो आपको एन जो है वो डिफरेंट मिलेगा। तो हमें ज़्यादा इस इक्वेशन में नहीं आना, इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकल कर के आ रहा है बस हमें उसको यहाँ पे पहचान लेना है कि ये इक्वेशन आखिर हमें क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो ये इक्वेशन बस इतना ही कहती है कि अगर आप लैम्डा को इंक्रीज़ करोगे तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे घट जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे एन यहाँ पे डिक्रीज़ होता चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर जो विजिबल लाइट है उसी की बात करते हैं। तो विजिबल लाइट, जिसको जनरली यहाँ पे इन शॉर्ट आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हो विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो और अप टू रेड तक चला गया यहाँ पर ये। तो सभी को पता है कि इसमें वेवलेंथ किसकी सबसे कम होती है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जो वायलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है इसमें, और जो रेड है यहाँ पे उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ यहाँ पे सबसे कम है उसके लिए ये एक तरीके से, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से मैक्सिमम हो जाएगा। और जो रेड है, रेड के लिए क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक तरीके से यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। तो जब वाइट लाइट किसी मीडियम में होकर गुजर रही होती है तो उस मीडियम में यहाँ पे क्योंकि उस वाइट लाइट के अंदर तो बहुत सारे वेवलेंथ हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, तो उन डिफरेंट कलर्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यहाँ पे अलग अलग होता है। जस्ट मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये वैक्यूम है, लेट्स से दिस इज़ वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो सभी के लिए बात बराबर होती है, वैक्यूम में सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, वैक्यूम में अलग नहीं होगा, वैक्यूम सबके लिए एक जैसा बिहेव करता है। और ये कोई मीडियम है सपोज, तो लेट्स से यहाँ से वाइट लाइट आ रही है या फिर एक ऐसी लाइट आ रही है इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। तो लेट्स से वाइट लाइट ही आ रही है यहाँ पे, तो दिस इज़ अ वाइट लाइट। बस एक रेस मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन जब भी लाइट होती है वो एक बीम की तरह होती है। तो यहाँ पर आप दिखाना चाहो तो एक बीम दिखा सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने एक रे यहाँ से रे से रिप्रेजेंट कर दिया इसको।
तो ये अगर मीडियम नहीं आता तो ये ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन क्योंकि मीडियम आ गया बीच में तो मीडियम की वजह से इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और क्योंकि वैक्यूम से मीडियम में आ रहा है यहाँ पर तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगा यहाँ पर। अब आप देख लो कि ये जो वाइट लाइट है उसमें ये 7 कलर्स हैं और ये 7 वेवलेंथ्स हैं। इन वेवलेंथ में ये जो रेड कलर है इसकी लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो वही मीडियम है, सबके लिए मीडियम वही है। लेकिन ये मीडियम सभी वेवलेंथ के लिए एक जैसा बिहेवियर नहीं रखता, सभी वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा नहीं होता इसका, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है यहाँ पर तो वो सबसे कम डेविएट होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेड है वो मान लो यहाँ कहीं से निकल गया, लेकिन जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, और वो सपोज डेविएट होकर कैसे निकल गया, तो यहाँ पर रेड और यहाँ पर ये हो गया वायलेट, तो रेड एंड वायलेट। इसके बाद में बाकी के जो ये 5 कलर्स हैं वो इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो एक बार मैं उनको फटाफट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो जस्ट 5 लाइन्स में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ रैंडमली, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 जो लाइन्स हैं वो इनके बीच में कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पर ये 2 एक्सट्रीम दिखा दिए, सबसे कम डेविएशन रेड के लिए, सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है वो यहाँ पर वायलेट के लिए होगा जब यहाँ पर जो रे है वो इस मीडियम में पहुँचेगी। तो मैक्सिमम जो डेविएशन हो रहा है वो मैक्सिमम डेविएशन किसके लिए हो रहा है, वायोलेट के लिए। क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पे, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। मिनिमम डेविएशन यहाँ पर किसके लिए हो रहा है, तो मिनिमम डेविएशन इज़ फॉर दी रेड, ठीक है। तो रीज़न वही कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर सबसे कम है इसमें। तो ये हो गया यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कि लाइट जो है वो स्प्लिट क्यों हो रही है, वो एक्सप्लेनेशन वो कहाँ से आ रहा है, कोचिस फॉर्मूले से। तो दिस इज़ कोचिस फॉर्मूला जो आपको माइंड में रखना चाहिए यहाँ पे, इसमें कोई और बहुत ज़्यादा डिटेल माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप बस इसको माइंड में यहाँ पे रखो। अब एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी जाती है डिस्पर्शन की, जो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन किसकी दे रहे हैं, डिस्पर्शन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन का जो लिंक है वो यहाँ पे किसके साथ में है, तो इट इज़ लिंक्ड विथ वेरिएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ में कैसा वेरिएशन है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन। तो मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हो dn/d लैम्डा, यानी कि लैम्डा के साथ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेरिएशन किस तरीके का है। और अगर हमें फंक्शन एक दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यही एक फंक्शन दिया है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो पहले टर्म के अंदर तो लैम्डा नहीं आ रहा है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है तो ये हो जाएगा -2b/λ3। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। माइनस आना यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अगर आप लैम्डा को इंक्रीज़ करोगे तो जो n है वो डिक्रीज़ होगा। तो जस्ट माइनस इस फैक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है यहाँ पे। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक क्वेश्चन ले रहे हैं आगे, वाइल गोइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू वैक्यूम ग्रीन लाइट जस्ट सफर्स TIR फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो ग्रीन लाइट है उसका जस्ट TIR होता है। इसका मतलब ये जो अल्फ़ा एंगल है वो ग्रीन लाइट के लिए एक तरीके से क्रिटिकल एंगल है। आइडेंटिफाई विच कलर विल डेफिनेटली फेस TIR फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर उसी एंगल अल्फ़ा पे अगर बाकी के लाइट इंसिडेंस कराई जाए तो किसका डेफिनेटली यहाँ पे TIR होगा, हमें ये बताना है। तो पहले तो आप ये देख लो कि जो क्रिटिकल एंगल होता है उसके लिए अगर मैं साइन थीटा सी लिखता हूँ तो साइन थीटा सी 1/n के बराबर होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पर एक तरीके से क्रिटिकल एंगल है किसके लिए, ग्रीन लाइट के लिए। तो वो एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन के जैसा ही है। तो किसी मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है वो अब n पे कैसे डिपेंड करता है, तो n जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उसके लिए उतना ही कम होगा, और n जितना कम होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो n अगर बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू घटती है, या इसका उल्टा कि n अगर घटता है तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा यहाँ पर। तो जस्ट आप हमेशा ये बना लिया करो विबग्योर। विबग्योर में आपको ये पता है कि ये लैम्डा मिनिमम है, ये लैम्डा मैक्सिमम है। अगर ये लैम्डा मिनिमम है तो यहाँ पर n इसका एक तरीके से आपका मैक्सिमम है और यहाँ पर इसका n मिनिमम है। यानी आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घटता जाता है और यहाँ पे मिनिमम तक पहुँच जाता है, और n का उल्टा रिलेशन थीटा क्रिटिकल के साथ में होगा।
तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि ज़्यादा एंगल चाहिए होगा इसको TIR कराने के लिए, और इसको TIR कराने के लिए कम एंगल चाहिए होगा। यहाँ पे जो रेड लाइट है उसके लिए TIR के लिए जो एंगल के रिक्वायरमेंट है वो कम है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे TIR किसके लिए हो रहा है? ग्रीन के लिए हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ग्रीन को अगर 40 डिग्री की अगर ज़रूरत पड़ती है, 40 डिग्री पे सपोज अगर इसका TIR होता है, तो इनके जो TIR होंगे वो और भी कम एंगल पे होंगे। हो सकता है कि इसका 39 डिग्री पे हो जाए, हो सकता है इसका 38 डिग्री पे हो जाए, लेकिन इधर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इसका 41 डिग्री हो जाए, हो सकता है इसका 42 डिग्री हो जाए, हो सकता है इसका 43 डिग्री हो जाए। तो मैं कितने पे यहाँ पे लाइट कोइंसिडेंस करा रहा हूँ? 40 डिग्री पे। सपोज मैं 40 डिग्री पे लाइट कोइंसिडेंस करा रहा हूँ, तो 40 डिग्री पे करा रहा हूँ, तो इसके रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो ही रही है यहाँ पे एक तरीके से इसको 39 डिग्री चाहिए था क्रिटिकल एंगल, लेकिन आप 40 डिग्री प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, TIR हो जाएगा। तो इसके इधर ये जितने भी हैं इनका TIR होगा, यानी येलो, ऑरेंज और रेड, इनका TIR होगा। इनका TIR नहीं होगा, नो TIR, क्योंकि इनके लिए एंगल के रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, और एंगल आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करोगे तब जाके ये TIR होगा, लेकिन इनके लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, जो हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। तो सपोज ये प्रिज्म है और प्रिज्म पे यहाँ पे ये वाइट लाइट आ रही है, तो लाइट को जस्ट मैं यहाँ पे एक रे से दिखा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की कई सारी रेज यानी कि बीम होगा ये। जब ये इसमें एंटर करता है तो इसमें एंटर करने के बाद में, क्योंकि इसमें कई सारे कलर्स हैं, तो वो उन कलर्स के लिए ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बदल जाता है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ बदल जाता है तो सभी अलग अलग एंगल पे जाके डेविएट होंगे। तो मैंने सारे रेज जो हैं 7 के 7 नहीं दिखाए, मैंने बस यहाँ पर एक्सट्रीम्स को दिखा दिया है, कौन सबसे ऊपर रहेगा, कौन सबसे यहाँ पर नीचे रहेगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा डेविएटेड है और ये सबसे लिस्ट डेविएटेड है यहाँ पर। तो हमने पहले भी देख रखा है कि जो वायलेट होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, और जो रेड होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, और इन बिटवीन बाकी के 5 कलर्स रहेंगे। सपोज़ मैं बीच में एक येलो को और मैंने यहाँ पर दिखा दिया, येलो करीब करीब बीच में होता है यहाँ पर। तो रेड, येलो और वायलेट, इसके अलावा बाकी के कलर्स यहाँ पर इन बिटवीन इसमें रहे होंगे। तो इस डायग्राम से यहाँ पे क्लियर है कि सभी लाइट्स का जो डेविएशन है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। जैसे अगर मैं रेड के डेविएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, तो ओरिजिनली तो सभी इसी डायरेक्शन में आ रहे थे, अब जो रेड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन और उसके बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज़ द डेविएशन ऑफ दिस रेड। वायलेट का अगर देखा जाए तो दिस इज़ द डेविएशन ऑफ वायलेट। येलो के लिए अगर देखा जाए तो दिस इज़ द डेविएशन ऑफ दिस येलो कलर। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें इसमें डिफाइन करनी है। पहले टर्म यहाँ पर है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन, तो एक तरीके से जो टर्म है ये टर्म मेज़र करता है कि ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म ने कितना डिस्पर्शन यहाँ पर किया है, और कैसे मेज़र किया जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन जो भी दो आपकी एक्सट्रीम है, जैसे एक्सट्रीम पे कौन कौन आएगा, रेड आएगा और वायलेट आएगा। तो जनरली हुआ क्या करता था कि एक रे आती थी और फाइनली हम एक रे यहाँ से निकलते हुए दिखा देते थे, लेकिन अब वो एक रे आ तो रही है, लेकिन उसकी यहाँ पर ये कई सारे रेज बन रही हैं, इसमें स्प्लिट हो रहा है, ये इसको स्प्लिट कर रहा है, टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर डिवाइड कर देता है। तो जो एक्सट्रीम वाले टुकड़े हैं यहाँ पर, एक रेड है और एक यहाँ पे वायलेट है, इनके बीच में यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एक तरीके से प्रिज्म से आउटपुट यहाँ पे क्या निकला कि जो आगे यहाँ पर अब बीम मिलेगा, उस बीम में यहाँ पर ये एक तरीके से ये दोनों एक्सट्रीम पे रहेंगे, और उस बीम का जो एंगल है वो एंगल कुछ कुछ ये वाला एंगल है यहाँ पर, इस एंगल में यहाँ पर ये जो बीम है वो आगे प्रोसीड कर रहा है इसमें। तो दिस एंगल थीटा इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे थीटा से मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको आप ऐसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज़ एंगल बिटवीन द रेज ऑफ एक्सट्रीम कलर्स, जो एक्सट्रीम रेज हैं उसको, इन इमर्जेंट लाइट, जो भी लाइट यहाँ पे इमर्ज हो रही है उसमें जो एक्सट्रीम है उनके भी इसका जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। और उसको आप कैसे यहाँ पे मैथमेटिकली डिफाइन करोगे, तो मैथमेटिकली दिस थीटा इज इक्वल टू, तो ये जो एंगल है वो कैसा आएगा, तो यहाँ तक का एंगल पता है डेल्टा आर, यहाँ तक का पता है डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और इस चैप्टर के अंदर जो भी यहाँ पर हम जनरली यहाँ पे मैं एक्सप्रेशंस लिखूँगा, यानी यहाँ तक तो अभी चाहे ये कैसा प्रिज्म सबके लिए वैलिड है। इसके बाद में अगर मैं इसको थिन प्रिज्म मान लेता हूँ, स्मॉल एंगल वाला प्रिज्म मान लेता हूँ, इसका एंगल जो ए है वो काफ़ी स्मॉल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा,
तो जो डेविएशन का फॉर्मूला है उसको आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला निकाला था। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ए है वो स्मॉल एंगल है, थिन प्रिज्म है यहाँ पर ही। तो अगर थिन प्रिज्म है तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू ए। तो n यहाँ पे मेरे को v के लिए लिखना है, वायलेट के लिए लिखना है, तो मैं NV लिख दूंगा, तो इसको NV-1 इंटू ए, और रेड के लिए अगर लिखना है तो NR-1 इंटू ए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये माइनस है और यहाँ से प्लस आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर यहाँ पर इस एंगल ऑफ डिस्पर्शन का बनेगा वो बनेगा यहाँ पर NV-NR इंटू ए। ठीक है, तो सिंपली एक्सट्रीम के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको आप यहाँ पर बोल दोगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसके अलावा यहाँ पर एक और डेफिनेशन, तो इसमें एक और डेफिनेशन है मीन डेविएशन, या एक और टर्म है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन, इस प्रिज्म ने कितना एवरेज डेविएशन क्रिएट किया, ये मतलब हुआ इसका। तो एवरेज कितना डेविएशन यहाँ पर इस प्रिज्म से क्रिएट हुआ है, क्योंकि अब सभी का डेविएशन अलग अलग, रेड का अलग डेविएशन है, वायलेट का अलग है, ऑरेंज का अलग है, वायलेट का अलग है, तो सभी का अलग अलग डेविएशन है। तो यहाँ पे एक एवरेज डेविएशन डिफाइन कर लेते हैं कि ऑन एन एवरेज इसने कितना डेविएशन यहाँ पे किया है। तो उसके लिए कोई बीच वाले यहाँ पर एक रे पकड़ लेते हैं इसमें। तो येलो के लिए ये देखा गया है कि उसका जो डेविएशन होता है वो करीब करीब बीचों बीच होता है यहाँ पे। तो मीन डेविएशन जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आप सीधे सीधे ये निकालोगे कि डेविएशन इन येलो लाइट, जो यहाँ पे येलो कंपोनेंट है उस येलो कंपोनेंट में कितना डेविएशन हुआ है उसको हम बोल देते हैं मीन या एवरेज डेविएशन। और ये जो मीन डेविएशन है, फिर इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये येलो के बराबर है, और फिर बस सिंपली फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा NY-1 इंटू ए। NY यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट आ जाएगा, -1 इंटू ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया यहाँ पर इसमें। तो दिस इज़ फॉर येलो लाइट। कई बार ऐसा होता है कि NY नहीं दिया होता है, तो अगर NY नहीं दिया है लेकिन कुछ और डेटास दिए गए हैं तो उससे आप NY निकाल सकते हो यहाँ पे। तो अगर NY नहीं गिवन है तब के लिए, इफ़ NY इज़ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन दिया गया उसमें NY की जरूरत पड़ रही है और NY हमें नहीं दिया गया है, वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे NY के ले सकते हैं। और वो एवरेज किसका होगा, यहाँ पे जो एक्सट्रीम से उनका एवरेज कर दो, यानी कि जो वायलेट और रेड है उनका एवरेज निकाल लो, NV + NR/2। इस तरीके से करके आप NY निकाल सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर। तो ऐसे नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि डिस्पर्स करने की क्या एबिलिटी है, क्या पावर है यहाँ पे। तो इसको क्वालिटेटिवली अगर डिफाइन करें तो इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्पर्स द लाइट। ठीक है, कोई मटेरियल प्रिज्म या जो भी है, जो भी डिस्पर्सन कर सकता है, तो उसके डिस्पर्स करने की क्या पावर, क्या एबिलिटी है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। अब इसको मैथमेटिकली भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सपोज़ मैं एक डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे एक रे जा रही है और इस रे में जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के अंदर एक यहाँ पर एक स्प्रेड है, एक यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ किसी रेंज में है इसकी। तो अगर इसमें कई सारी अगर वेवलेंथ होंगी जिनकी एक रेंज है, तो फिर यहाँ पर जब रेज बाहर निकलती हैं तो वो स्प्लिट हो जाती हैं। सपोज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो रेज है वो स्प्लिट हो गई हैं। ये बीच में जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक तरीके से एवरेज डेविएशन वाली रे है। तो दिस इज़ एवरेज डेविएशन, और यहाँ पर ये एक्सट्रीम वाली यहाँ पर रेज है जैसे हमने पहले प्लॉट किया था। सपोज़ जो बीच वाली रे है, जो एवरेज वाली है, इसका डेविएशन थीटा के बराबर है यहाँ पर, और इन दोनों में जो एंगल यहाँ बन रहा है, सपोज़ दिस एंगल इज़ डी थीटा। तो इस ओमेगा को यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया, तो ओमेगा से जनरली डिस्पर्सिव पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस ओमेगा इज़ डी थीटा बाई थीटा। डी थीटा यहाँ पर हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, सॉरी एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि जो एक्सट्रीम रेज होती है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, या फिर इसको बोल सकते हो स्प्रेड इन लाइट। लाइट में जो है स्प्रेड एंगल के टर्म्स में यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज स्प्रेड इन लाइट। और जो थीटा है बेसिकली वो आपका मीन डेविएशन है, दिस इज मीन डेविएशन। तो सपोज ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे जो थीटा है वो μ-1 इंटू ए के बराबर अगर है, यहाँ पे म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो जो डी थीटा है इसकी वैल्यू हो जाएगी डी म्यू इंटू ए। इसको अगर मैं वहाँ पर रख लूँ तो डी म्यू ए डिवाइडेड बाय थीटा इज़ μ-1 इंटू ए,
तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट हम एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो ओमेगा की एवरेज वैल्यू है वो कितनी है। तो अगर मैं जस्ट एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, एवरेज ओमेगा इज इक्वल टू, तो जस्ट यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन थीटा एवरेज यहाँ पे लिख लिया जाए, और डेल्टा थीटा यहाँ पर हो जाता है, यानी डेल्टा थीटा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, उसके बराबर ही हो जाएगा। और थीटा एवरेज या फिर जो डेविएशन एवरेज है, तो एवरेज डेविएशन यहाँ पे वाइल जो येलो कलर का डेविएशन होता है उसके बराबर ही हो गया। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर दो तो ये हो जाएगा एन वी माइनस एन आर और ये हो जाएगा एन वाई माइनस 1। तो ज़्यादातर हमें इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब कुछ डिफरेंशिएशन या फिर इनके टर्म्स में अगर कभी बात हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जनरली हमें एवरेज ओमेगा ही लिखना होता है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज ओमेगा। ऊपर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एन वी एन आर का, और यहाँ पे एन वाई माइनस 1। अगर एन वाई नहीं दिया गया हो तो एन वाई इज इक्वल टू एन वी प्लस एन आर बाई 2, ये यूज़ किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, डेल्टा आर यहाँ पे 1.4 डिग्री दिया गया है, डेल्टा वी यानी कि वायलेट का कितना डेविएशन है 1.6, और जो एंगल प्रिज्म है वो 2 डिग्री है। डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, तो डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे सामने है, ये एंगल के टर्म्स में है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में है। तो डेल्टा वी डेल्टा आर ये दिख रहा है मेरे को, लेकिन डेल्टा वाई यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसमें। अगर डेल्टा वाई यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो डेल्टा वाई कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों का एवरेज निकाल लो, उस एवरेज से भी आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर कुछ लोग अगर एन वाई एन वी एन आर ये सब अगर निकाल के करना चाहते हैं तो इससे भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे पहले एवरेज ओमेगा इसी से निकाल देता हूँ, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वी इज़ 1.6, डेल्टा आर इज़ 1.4 और डेल्टा वाई जो है इनका एवरेज हो जाएगा, तो इनका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 1.5, तो इट इज़ 0.2 डिवाइड बाई 1.5, ये आ गया। अब अगर किसी को ये इसमें दिक्कत हो रही है कि क्या डायरेक्टली इसका हम ले सकते हैं क्या इसमें एवरेज, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे लीनियर टाइप का था तो एवरेज लिया जा सकता है इसमें, तो उन लोगों को फिर यहाँ पर एन वाई निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो एन वाई यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं इसमें, तो डेल्टा वी आपको पता है होता है कि एन वी माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। तो आपको ए पता है, डेल्टा वी पता है, तो आप एन वी निकाल सकते हो। तो एन वी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो एन वी की वैल्यू आती है 1.8 के बराबर। इस तरीके से अगर आप एन आर की वैल्यू अगर इस तरीके से कैलकुलेट करते हो तो एन आर की वैल्यू आती है यहाँ पे 1.7 के बराबर। और एन वाई अगर कैलकुलेट करो तो 1.8 प्लस 1.7 बाई 2 1.75 हो जाएगा यहाँ पर। इससे भी आप डेल्टा वाई यहाँ पे निकाल सकते हो, तो 1.75 माइनस 1 एन वाई माइनस 1 इंटू ए यहाँ पे 2 डिग्री दिया हुआ है इसमें, तो 0.75 इंटू 2, तो वैसे कितना हो जाएगा 1.5, और यही मैंने डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख दिया था 1.5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे इसमें। तो सपोज़ ये दो प्रिज्म यहाँ पर साइड बाय साइड इसमें रखे हुए हैं और पूछा जा रहा है कि नेट डिस्पर्शन कितना होगा। तो नेट डिस्पर्शन का मतलब है नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन। नेट डेविएशन यहाँ पर इन दोनों की वजह से कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों से डिस्पर्शन निकालना पड़ेगा और उसको साइन के साथ ऐड कर देना होगा। जैसे जनरली क्या होता है, लाइट ऐसे आती है फिर ये क्लॉकवाइज करता है, तो यहाँ पर आप इसको भी देखोगे तो ये भी क्लॉकवाइज ही करेगा। तो क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेट करके इसको जोड़ दूंगा। अगर इसको उल्टा रखा गया होता सपोज तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज करता, फिर मेरे को इसका डिफरेंस लेना होता। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं नेट डिस्पर्शन निकाल रहा हूँ, तो नेट डिस्पर्शन जो होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 1 और थीटा बाई 2 दोनों को ऐड कर दिया इसमें। और थीटा का जो आंसर आता है वो कहाँ से आता है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। इसके लिए हो जाएगा एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू ए डैश। बस वैल्यूज़ आप पुट करते जाइए। तो पहले से 1.5 और ये 1.4 है, तो 1.5 माइनस 1.4 और ए की जगह 4 डिग्री एन वी डैश और ये सब इनकी वैल्यूज़, तो 1.7 माइनस 1.5 इंटू 2, तो यहाँ से 0.1 इंटू 4 हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 यही 0.4 हो जाएगा, 0.4 मिला के हो जाएंगे 0.8 डिग्री। तो जो नेट यहाँ पर एंगल ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है कि जो एक्सट्रीम यहाँ पर है रेड और वायलेट उनके बीच में इतना एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज़ नेट डिस्पर्शन। नेट डेविएशन निकालना है तो नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। तो डेल्टा निकालते कैसे हैं, तो येलो के लिए निकालते हैं। अब येलो जो होगा यहाँ पे वो येलो का कितना हो जाएगा, तो इन दोनों में आप यहाँ पे क्या कर लो, इसका एवरेज कर लो।
तो एवरेज करोगे तो NY आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.45 आ जाएगा एवरेज, और यहाँ पे जो एवरेज आएगा NY डैश ये हो जाएगा 1.6, 1.5 और 1.7 जोड़ करके दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1.6, तो इट विल बी NY माइनस 1 इंटू ए, और ये हो जाएगा NY डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। NY 1.45 माइनस 1 ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1.6 माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो देख लीजिए फाइनल आंसर यहाँ पे 0.45 इंटू 4 ये 1.8 हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 1.2 हो जाएगा, तो 1.8 प्लस 1.2, तो जो नेट डेविएशन उसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो कई बार हमें प्रिज्म के कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का मतलब है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे डिस्पर्शन हो, लाइट जो है फाइनली स्प्लिट हो जाए, लेकिन स्प्लिट तो हो जाए लेकिन उसमें कोई डेविएशन ना हो। ओरिजिनली जिस डायरेक्शन में लाइट आई थी फाइनली उसी डायरेक्शन में यहाँ पर जो लाइट है वो निकलनी चाहिए इसमें। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसको डायरेक्ट विजन भी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम देख रहे हैं उसको, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। तो डिस्पर्शन होना चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो अभी जस्ट इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे नेट डेविएशन वगैरह हमने निकाले थे, और मैंने बोला था कि यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, दोनों के डेविएशन यहाँ पर ऐड हो गए थे। यहाँ पर दो प्रिज्म को कुछ ऐसे रखा गया है कि एक अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पर ले लेंगे ये ए डैश वगैरह जो दूसरा प्रिज्म हमने लगा रखा है, कुछ इनमें ऐसा ओरिएंटेशन ऐसी वैल्यूज़ रहेंगी जिससे कि नेट डेविएशन यहाँ पर जीरो हो जाए। जितना क्लॉकवाइज ये करे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये भी कर दे। जैसे एक इंडिकेटिव डायग्राम में यहाँ पर इसमें दिखा रहा हूँ, तो इसने कुछ इस तरीके से किया होगा इसको, फिर यहाँ पर ये कुछ ऐसे गए होंगे और फिर ये कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं। ये जो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं वो किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे फॉर मीन, जो मीन वाली रे होती है उसके लिए यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो डेविएशन बाई 1 प्लस डेविएशन बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक पॉजिटिव कर रहा होगा और एक नेगेटिव, या फिर ऐसे कह लें कि एक क्लॉकवाइज कर रहा होगा या फिर एक नेगेटिव कर रहा होगा, या फिर आप इसमें मैग्नीट्यूड वाइज को बराबर कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज मैंने यहाँ पर दोनों में डेविएशन बराबर कर दिया, और डेविएशन लिखते कैसे हैं तो येलो से लिखा जाता है। तो येलो से मैं डेविएशन यहाँ पर लिख रहा हूँ NY माइनस 1 इंटू ए, NY डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। तो इस तरह क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन में जनरली यहाँ पे जैसे 4 डेटाज आ रहे हैं NY डैश ए डैश, तो कोई एक डेटा यहाँ पर हटा करके उस डेटा को पूछा जा सकता है। 4 में से 3 क्वांटिटीज़ दे देंगे और एक पूछ लेंगे कि ये जो प्रिज्म है इसका ए डैश कितना होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि 2 के बजाय 3 प्रिज्म रखा जाए, तो तीनों का जो नेट डेविएशन है फिर उसको हमको जीरो करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद में सेकेंड कॉम्बिनेशन है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें डेविएशन तो हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। उसको आप अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, यानी कि ए क्रोम का मतलब है, क्रोम का मतलब होता है कलर, और ए लग गया इसका मतलब है इट इज़ विदाउट कलर। विदाउट कलर का मतलब है कि फाइनली यहाँ पर वाइट लाइट मिलनी चाहिए। तो जितना डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन इसने क्रिएट किया है उसका अपोजिट एंगल ऑफ डिस्पर्शन इसको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि लाइट्स आपस में वापस से कंबाइन हो जाए और कंबाइन होकर के अगेन वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो जितना एंगल ऑफ डिस्पर्शन इसका है मैग्नीट्यूड वाइज इसका भी उतने होना चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसने कुछ ऐसे बेंड किया था, ये कुछ ऐसे बेंड कर दे जिससे कि नेट यहाँ पर जीरो हो जाए इसमें। तो इसमें अब की बार आपको θ1 प्लस θ2, मैं मैग्नीट्यूड वाइज इनको जीरो कर रहा हूँ, इनका समेशन, सॉरी इनको मैं मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कर रहा हूँ। θ1 प्लस θ2 अगर लिखेंगे तो फिर उसको जीरो लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी NV माइनस NR इंटू ए, और इसको मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखा जाए तो NV डैश माइनस NR डैश इंटू ए डैश। इन दोनों कॉम्बिनेशन में, जैसे पहले वाले कॉम्बिनेशन में डेविएशन नहीं हो रहा है तो आपसे इसमें नेट डिस्पर्शन पूछा जा सकता है। तो जो नेट डिस्पर्शन होगा फिर वो θ1 माइनस θ2 के बराबर हो जाएगा। आप θ1 θ2 के फॉर्मूलेज NV माइनस NR वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं हुआ है, नेट डिस्पर्शन जीरो है। यहाँ पे नेट डेविएशन पूछ सकते हैं कि नेट डेविएशन कितना होगा, तो ये कितना कर रहा है और ये कितना कर रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर इन बिटवीन माइनस का साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो डिस्पर्शन का रियल लाइफ में नेचुरल जो एग्जांपल है जो सबने देख रखा है वो है रेनबो फॉर्मेशन। जो रेनबो फॉर्मेशन है इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन एंड TIR। तो डिस्पर्शन और TIR का बड़े एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें डिस्पर्शन का फिनोमेना तो हो ही रहा है यहाँ पे,
उसके साथ साथ TIR भी हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर हो रहा है। और जनरली कब यहाँ पर होता है, जब एनवायरनमेंट में जनरली बारिश के बाद या जब बारिश हल्की हल्की हो रही होती है तो इन्वायरमेंट में अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हों, वाटर के ड्रॉप्स हों और एट द सेम टाइम सन भी निकला हुआ हो, तो सन की रेज़ अगर कुछ इस तरीके से रेन ड्रॉप्स के ऊपर पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। और जो डायग्राम है वो मैंने जस्ट NCERT से ही लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप NCERT से इस डायग्राम को देख सकते हो, उसमें भी इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो सनलाइट यहाँ पे आ रही है, और जो सनलाइट आ रही है तो जब वो रेन ड्रॉप में एंटर कर रही है, तो रेन ड्रॉप में एंटर करने के बाद में, क्योंकि अब डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ अलग होने से उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो यहाँ पर इन्होंने ब्लू और रेड को यहाँ पर दिखा रखा है इसमें। तो जो ब्लू लाइट है, जो रेड लाइट है, उनका अलग डेविएशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो डेविएशन है, इसका डेविएशन तो कम हो रहा है यहाँ पर इसमें रेड का, और जो ब्लू लाइट है उसका डेविएशन यहाँ पे उससे कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा नीचे की तरफ है। और यहाँ पर जब इंसिडेंस हो रहा है तो यहाँ पर इंसिडेंस होने के बाद में कुछ ऐसा एंगल क्रिएट हो रहा है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और उसके बाहर जब रे निकल जाएगी तो वो रेयर मीडियम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसका TIR हो जाता है, तो TIR होने के बाद में जो फाइनली यहाँ से रे निकलती है, तो जब यहाँ से जो रे निकल रही है, निकल करके वापस जब वो इन्वायरमेंट में यहाँ पर आ रही है इसमें, तो उसमें डेविएशन क्रिएट हो रहा है। जैसे वो गई तो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन वो आ रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर वो इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये एंगल जो है, ये एंगल यहाँ पर 42 डिग्री हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी तरीके से जो ब्लू है, तो ब्लू कुछ इस तरीके से जाती है यहाँ पर इसमें, और क्योंकि इसमें एंगल वगैरह कुछ कम बनता है, अभी मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में इससे इधर की तरफ से आ जाती है यहाँ पर ये, तो ये कुछ इस तरीके से निकलती है। बाकी की जो भी रेज होंगी वो इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, जैसे ये ब्लू है और यहाँ पर ये रेड है, तो ऑरेंज वगैरह जो भी है वो इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। जब यहाँ पर भी निकलेंगे तो इनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि 40 से 42 के बीच में जो बाकी के रेज हैं वो यहाँ पर लाई करेंगी। और इस डायग्राम में दिखाया गया कि जो ऑब्जर्वर है वो किस तरीके से यहाँ पर इस रेनबो फॉर्मेशन को देख रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहीं पर बताऊँ, तो अगर कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर को यहाँ पर ये जो रेड है, वो रेड कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं पे दिखाई दे रहा होगा। जो यहाँ पर ये आपका ब्लू है, रेड यहाँ कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ब्लू जो है वो यहाँ कहीं पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब एंगल के डिफरेंस की वजह से, ये 40 हो गया, 42 हो गया, तो इसको यहाँ कहीं से आते हुए रेड दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ कहीं से आते हुए ब्लू दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि ब्लू उसको नीचे दिखाई देगा और रेड उसको ऊपर दिखाई देगा। और जनरली हमने भी यही एक्सपीरियंस किया होता है, जब भी हम रेनबो को देखते हैं तो जो रेड कलर्स हैं वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, और जो ब्लू कलर है वो हमें, या जो बाकी कलर्स है वो हमें नीचे दिखाई देते हैं। इस तरीके के रेनबो को प्राइमरी बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन, प्राइमरी है ये। थोड़ा मैं यहाँ पे इसके ज्योमेट्री को एक बार बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ज्योमेट्री यहाँ बन रही थी। तो सपोज़ ये सेंटर है, स्फेरिकल ड्रॉप मान के चल रहा है, सपोज़ यहाँ पर ये वाइट लाइट आ रही है, नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा। अब देखिए अगर सीधा निकल जाता तो ऐसे निकल जाता, तो जो रेड होगा वो इसके बिल्कुल नज़दीक होगा, ऐसे रहेगा रेड, और जो ब्लू है वो कुछ ऐसे गया होगा। तो ब्लू का जो एंगल बनेगा वो इसके साथ में यहाँ पर एंगल कम हो रहा है, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पर कम हो रहा है इसमें, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एक तरीके से यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा एंगल के अंदर फैल जाएगा जो रेड है, क्योंकि इसका ये एंगल ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा फैल गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कम एंगल के अंदर फैला है। और इसकी खासियत होती है स्फेयर की कि एक बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बन गया, जैसे यहाँ पर अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस वही होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल वगैरह सब इक्वल हो जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरह की कुछ ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी। फाइनल रिजल्ट ये है कि हमको इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, इसमें रेड ऊपर है और यहाँ पे ब्लू वगैरह जो है वो इसमें नीचे हैं। कई बार एक डिफरेंट तरीके का फिनोमेना होता है जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम ही होता है, लेकिन समटाइम्स वो भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 बार TIR हो जाता है समटाइम्स, जैसे इस डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ से जो रे आई वो यहाँ से एंटर करी और यहाँ पर TIR हुआ, फिर एक TIR फिर यहाँ पर हो गया। जो रेड है वो कुछ इस तरीके से वापस बाहर आई और जो ब्लू है वो कुछ इस तरीके से वापस बाहर आई यहाँ पे। अब इसमें अगर आप इनको पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करते हो तो ये रेड है और यहाँ पर ये ब्लू है, तो इनको अगर देखा जाए तो कोई ऑब्जर्वर अगर इनको देख रहा होगा तो उसको ब्लू ऊपर की तरफ दिखाई देगा और रेड नीचे की तरफ दिखाई देगा, जस्ट ऑर्डर जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा। और इस तरीके का जो होता है रेनबो फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी।
तो बहुत कम हो पाता है यहाँ पर ये, और अगर होता भी है तो बहुत कम विजिबल हो पाता है, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है इन कलर्स की, जब सेकेंडरी रेनबो बनता है तो उसकी इंटेंसिटी जनरली बहुत कम होती है। और क्यों कम होती है कि लाइट जो है यहाँ पर एक बार TIR हुआ, फिर यहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, फिर यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, फिर यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा। तो जितने बार यहाँ पर ये इवेंट्स होंगे, इवेंट्स का मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जितने बार भी होंगे, तो हर बार कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो यहाँ पर क्योंकि 2 बार TIR या फिर ये सब हो रहा है इसमें, तो एनर्जी का ज़्यादा लॉस हो गया, इंटेंसिटी का ज़्यादा लॉस हो गया। तो ये थोड़ा फेंट टाइप का यहाँ पर दिखाई देगा, इट इज़ लेस इंटेंस एज़ कम्पेयर टू दिस प्राइमरी ज़्यादा इंटेंस वाला होगा।